हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारे पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 3 का अध्याय 8 सम्मिश्र संख्याएं। आज का जो बच्चों हमारा विषय है वह है सम्मिश्र संख्याओं का पूर्णांक, गुणन तथा विभाजन। हमेशा की तरह आपको बच्चों अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, उसे नोट करना है और बाद में दोहराना भी है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम समझते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का पूर्णांक आखिर क्या होता है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि बिंदु P जो है जिसके निर्देशांक a कोमा b है, सम्मिश्र संख्या z a प्लस बी आयोटा, जहां a और b दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, को निरूपित करता है। तो बिंदु P किसको निरूपित कर रहा है? सम्मिश्र संख्या z को निरूपित कर रहा है। तथा बच्चों ओपी यानी कि इस बिंदु P की बिंदु O से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि सम्मिश्र संख्या z का बच्चों क्या मापांक एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण थीटा बनाती है। ये जो ओपी है, दूरी ओपी, बिंदु ओ यानी मूल बिंदु और बिंदु पी के बीच की दूरी ओपी, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है? थीटा। और बच्चों पीएम ओ एक्स के क्या है? पीएम ओ एक्स के परपेंडिकुलर है। देखिए चित्र में यहाँ आपको समझ में आएगा कि ये कोई बिंदु पी है, ए कोमा बी, जो सम्मिश्र संख्या z ए प्लस बी आयोटा को क्या कर रही है? निरूपित कर रही है। इस बिंदु P की मूल बिंदु से जो दूरी है वो OP है। हमने मान लिया ये दूरी कितनी है? R है। OP यानी कि सम्मिश्र संख्या Z का मापांक कितना माना हुआ है? R माना हुआ है। साथ ही बच्चों हमने ये भी मान लिया कि OP और x अक्ष की धनात्मक दिशा यानी OX के मध्य ये जो कोण है, ये कोण कितना है? थीटा है। और ये पीएम जो है ओ एक्स पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तब हम देख सकते हैं कि त्रिभुज पीओएम जो है एक समकोण त्रिभुज है। किस प्रकार का त्रिभुज है ये बच्चों एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि देखो ए बटे आर, ए बटे आर का मतलब हो गया इस कोण थीटा के लिए ए क्या है? आधार। आधार और आर क्या है इस समकोण त्रिभुज में? क्या बच्चों? कर्ण। और आधार बटे कर्ण को थीटा के फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कोस थीटा। हम कह सकते हैं ए का मान क्या है? आर कोस थीटा है। ए का मान क्या है? आर कोस थीटा। इसी तरीके से हम देखें बी अपॉन आर, देखें बच्चों क्या देखें? बी अपॉन आर, तो थीटा के लिए ये लंब बटे कर्ण है। क्या है? लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण किसको बोलते हैं? साइन थीटा को बोलते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा। ठीक है। तो किसी सम्मिश्र संख्या z a प्लस बी आयोटा के लिए अगर हम OP को r माने और ये मान लें कि OP जो है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, तब a का मान आता है r कोस थीटा और b का मान क्या आता है? r साइन थीटा। और बच्चों हम इस z को फिर लिख सकते हैं, a की जगह तो r कोस थीटा लिख देंगे, b की जगह आयोटा है ही और b की जगह क्या लिख देंगे? आर साइन थीटा लिख देंगे। आर उभयनिष्ठ ले लेंगे तो z बराबर हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सम्मिश्र संख्या z इस रूप में लिखी जा सकती है, जिसे हम इस z का क्या कहते हैं? ध्रुवीय रूप कहते हैं बच्चों। ये सम्मिश्र संख्या z का क्या है? ध्रुवीय रूप है। ये जो थीटा है ना, इस थीटा को हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या का कोणांक। कहने का मतलब सम्मिश्र संख्या द्वारा निरूपित बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा ओपी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जितना डिग्री का कोण बनाएगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सम्मिश्र संख्या का कोणांक। अब इस कोणांक को ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चों क्या करेंगे हम देखो टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा?
लंब बटे आधार यानी कि बी बटे ए होगा। और यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यानी कि कोणांक का मान होगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इस तरीके से आप किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो ए प्लस बी आयोटा के रूप में लिखी हुई है उसका कोणांक ज्ञात कर सकते हैं। ये पूरी कहानी आप इस तरीके से समझेंगे बच्चों। और इसे लिखेंगे कैसे, देखिए आप लिखेंगे, मान लीजिए ओपी कितना है, आर है, जो कि किसके बराबर है, मोड जेड के, यानी कि ये क्या है बच्चों, जेड का मापांक है। जेड का क्या है, मापांक है। समकोण त्रिभुज ओ एम पी में हमें पता है ओ एम ए है, एम पी बी है। आर कोस थीटा ए के बराबर होगा, आर साइन थीटा बी के बराबर होगा। तब हम जेड को, जो कि ए प्लस बी आयोटा को बच्चों किस रूप में लिख सकते हैं, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे समीकरण एक कह दीजिए। इस एक को ही हम क्या कहते हैं, जेड का ध्रुवीय रूप कहते हैं बच्चों। देखिए आर का मान क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज से आपको पता ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जेड का मापांक हो जाएगा। और टेन थीटा का मान क्या है, बी अपॉन ए है बच्चों। अथवा हम कह सकते हैं थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए है। ठीक है, एक को, जो कि जेड बराबर क्या था, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम सम्मिश्र संख्या का जेड का क्या कहते हैं, ध्रुवीय रूप कहते हैं बच्चों। तथा आर और थीटा को सम्मिश्र संख्या का क्रमशः क्या कहते हैं, आर को तो हम मापांक कहते हैं, सभी को पता है, और थीटा को हम क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कोणांक की परिभाषा में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोणांक अच्छे से समझ में आ गया है। आप सम्मिश्र संख्या के ध्रुवीय रूप को भी समझ चुके हैं बच्चों। चलिए आगे, फिर देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। तो गुणन में कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है, इसमें ऐसा कोई राज की बात नहीं है जिसको बताया जाए बच्चों। हम क्या करेंगे, जैसा हम सिंपल बीजगणित में गुणा करते हैं ना, ठीक वैसे ही हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। भाई ये कैसे खुल गया यार, आशीष जी अंदर कुछ करना है क्या, ये खुला कैसे, अभी तक कुछ आना था क्या, अंदर कुछ करना, नहीं किसने खोला, अपने आप खुल गया, पता नहीं। चलिए तो बच्चों इस बात को हम सीखेंगे, देखिए उदाहरण के माध्यम से। कैसे, मान लीजिए कि Z1 बराबर क्या है, a प्लस बी आयोटा है, और Z2 बराबर क्या है, c प्लस डी आयोटा है। तो दो समिश्र संख्याएं आपके पास Z1 और Z2, हमें इनका गुणन करना है, यानी कि Z1 डॉट Z2 करना है। तो हमें क्या करना है, a प्लस बी आयोटा को c प्लस डी आयोटा से गुणा करना है। और अभी मैंने आपको बताया गुणन में कोई खास राज वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ सिंपल बीजगणित में हम जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए को गुणा कर देंगे सी प्लस डी आयोटा से, फिर प्लस लगाएंगे बी आयोटा को गुणा कर देंगे सी प्लस डी आयोटा से, है ना। जैसे हम द्विपद वाले बहुपदों का गुणन करते थे ना, दो दो पदों वाला, वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो गुणा कर लेते हैं, तो यह जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी बी डी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, -1 होता है। तो यह आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ए डी प्लस बी सी किसके साथ आ जाएगा, आयोटा के साथ। और ये हो गया इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। हम कह सकते हैं कि यदि a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो उनका गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या ही होती है, जो ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा के रूप में परिभाषित की जा सकती है बच्चों, है ना। इस बात को नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे हम हल करेंगे अब हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 14 को। इसमें हमसे क्या कहा गया है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, पहले में 1 प्लस 2 आयोटा को गुणा करना है 1 माइनस 2 आयोटा से। तो बिल्कुल आसानी से हम मान ज्ञात कर लेंगे बच्चों। देखिए लिखेंगे हल 1, और यहाँ पर हमें गुणा करना है 1 प्लस 2 आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा से।
और गुणा में कोई खास राज सीक्रेट नहीं है, सिंपल सा गुणा है बच्चों। पहले 1 को इससे गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 माइनस 3 आयोटा करेंगे, फिर 2 आयोटा को गुणा करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा से, इस तरीके से। चलिए गुणा कर लेंगे तो ये 1 माइनस 3 आयोटा आएगा, ये प्लस 2 आयोटा माइनस 3, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 6 आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 6 इंटू -1, यह जाएगा प्लस का 6 और ये कितना हो गया 7, और ये बच्चों माइनस आयोटा 7 माइनस आयोटा, फाइनली आपका क्या जाएगा? अभिष्ट गुणनफल आ जाएगा, इस समिश्र संख्या का मान आ जाएगा। चलिए भाग 2 देखिए यहाँ पर, √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर पढ़ते ही आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फीलिंग आ गई ना। √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, √3 प्लस आयोटा गुणा √3 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों समिश्र संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जो कि एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है बच्चों। आगे इसी का भाग 3 देखिए, 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हल 3 और हमें इसमें लिखना है 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर का मान। तो देखो बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे हम ओपन करते हैं वैसे इसको ओपन कर लेंगे। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो यहाँ से ओपन करोगे तो आ जाएगा, देखो a का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 3 है, b की जगह क्या है? 2 आयोटा है। यह आ जाएगा 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। देखो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, 9 में से 4 गया तो कितना बच गया? 5, और ये माइनस में 12 आयोटा, ये आपका क्या जाएगा? अभिष्ट मान आ जाएगा। तो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, सिंपल सा जैसे हम गुणा करते हैं बीजगणित में वैसे ही हमें गुणा यहाँ भी करना होता है। चलिए अब देखिए बच्चों, उदाहरण संख्या 15, अध्याय 8 की उदाहरण संख्या 15 देखिए, इसमें हमसे कहा गया है सम्मिश्र संख्या 1 प्लस आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा का मापांक ज्ञात कीजिए। तो दो सम्मिश्र संख्याएं गुणन के रूप में दे रखी है और हमें इसका क्या करना है? मापांक ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करेंगे? इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लाएंगे, है ना। तो देखो हमें पता है 1 प्लस आयोटा गुणा 4 माइनस 3 आयोटा को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 4 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा गुणा 4 माइनस 3 आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं। यह आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बच्चों। यह आ जाएगा 4 प्लस आयोटा हो गया क्या? प्लस आयोटा हो गया ना ये, -3 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा, प्लस में 1 आयोटा बचेगा, और ये माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर है, तो 3 माइनस 3 गुणा -1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है। ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया? 3 प्लस 4 हो गया 7 प्लस आयोटा, ये जो दी गई संख्या है वो है 7 प्लस आयोटा। और अब हम इसका मापांक लिख देंगे बच्चों। देखिए मापांक क्या होता है? अब अभिष्ट मापांक बच्चों, मापांक कैसे निकालते हैं हम? बिल्कुल, रूट निकाल लेते हैं हम किसका? वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के वर्गों के योग का। तो 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का हम क्या निकाल लेंगे? रूट। 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे तो मापांक आ जाएगा। रूट कितना हो गया ये? 49 प्लस 1 50, 50 का रूट कितना होता है? 5 रूट 2 बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास अभिष्ट मापांक। कोई तकलीफ आपको नहीं होगी अध्याय 8 के उदाहरण 15 को हल करने में, अगर आपने मापांक का कॉन्सेप्ट ढंग से समझा है। चलिए अब हम सीखेंगे बच्चों दो सम्मिश्र संख्याओं का विभाजन करना। कैसे एक सम्मिश्र संख्या में दूसरी सम्मिश्र संख्या का भाग दिया जाता है, विभाजन कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, इसमें के लिए हम क्या करेंगे? सम्मिश्र संख्याओं में
भाग के लिए अंश और हर लिखेंगे अपन बटे के रूप में उसको लिख लेंगे, है ना? और भाग के लिए अंश और हर दोनों को क्या करते हैं हम हर के संयुग्मी से गुणा किया जाता है। हम इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे बच्चों। उदाहरण लेंगे और उसके माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि कैसे सम्मिश्र संख्याओं का विभाजन किया जाता है। तो विभाजन के लिए जो भी सम्मिश्र संख्याएं हैं, पहले उसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, Z1 बटे Z2 के रूप में लिखेंगे बच्चों। और हम भाग के लिए करते क्या हैं, ये जो हर होता है ना, इसके संयुग्मी से हम अंश और हर दोनों को गुणा कर देते हैं। Z2 के संयुग्मी से हम गुणा कर देंगे, और ऐसा गुणा कर दोगे तो आपके पास क्या जाएगा, अभिष्ट भागफल आ जाएगा तुरंत ही। देखिए उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं बच्चों। उदाहरण देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 16 लिया है। 3 प्लस आयोटा को 4 माइनस 2 आयोटा से भाग देने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप अंश बटे हर भिन्न के रूप में लिखिए। 3 प्लस आयोटा को बटे में क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि 3 प्लस आयोटा को 4 माइनस 2 आयोटा से भाग देना था। और भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर में समिश्र संख्या है ना, इसके संयुग्मी से हम गुणा कर देते हैं अंश और हर दोनों को। तो देखिए 3 प्लस आयोटा बटे 4 माइनस 2 आयोटा, हम गुणा कर देंगे 4 प्लस 2 आयोटा से अंश और हर को, सिंपल, ठीक है। तो ये देखो 3 से पहले तो किसको गुणा करेंगे, 4 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा से गुणा करेंगे 4 प्लस 2 आयोटा को, और बटे में क्या है, 4 माइनस 2 आयोटा, 4 प्लस 2 आयोटा को गुणा कर देंगे। 4 प्लस 2 आयोटा और क्या है बच्चों, 4 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। इनको हम गुणा कर लेंगे 2 आयोटा बच्चों, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए, तो ये आपके पास आएगा। देखिए देखिए क्या आएगा बच्चों, 3 को 4 प्लस 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो 8 प्लस 6 12 प्लस 6 आयोटा आ गया। क्या ये 3 चौक 12 प्लस 3 दूनी 6 आयोटा, 12 प्लस 6 आयोटा, प्लस आयोटा से अंदर गुणा करेंगे तो 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा, प्लस में 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ देखिए हर में a प्लस बी ए माइनस बी गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, नहीं 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। और ये आ जाएगा आपके पास, देखो 12 प्लस 10 आयोटा प्लस 2 गुणा माइनस 1। क्यों, क्योंकि बच्चों हमें पता है आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। बटे में देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, -1। 2 आयोटा का हो स्क्वायर था बच्चों, तो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर जिसका मान क्या है, -1। तो देखिए ये हो जाएगा 12 माइनस 2 10 हो जाएगा। ये 10 प्लस 10 आयोटा बटे 4 चौक 16, 16 4 चौक 16 प्लस 4, ऊपर से 10 कॉमन आ गया। ये 1 प्लस आयोटा बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, 20। 10 से 20 को काटेंगे तो यह जाएगा 1/2, 1 प्लस आयोटा, जो कि आपका पास क्या है, अभिष्ट भागफल है बच्चों। यही विभाजन का अंतिम परिणाम है। तो भाग इस प्रकार से आप देंगे। क्लियर। तो भाग में भी कोई राज की बात नहीं है, बस सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, भाग देने के लिए जिस सम्मिश्र संख्या में जिस दूसरी सम्मिश्र संख्या का भाग देना है, तो पहले उनको भिन्न के रूप में लिखो, है ना। यहाँ लिखो भाज्य, यहाँ नीचे क्या लिखो, भाजक। भाज्य अपॉन भाजक के रूप में लिख दो। इस भाजक के संयुग्मी से आप क्या कर दो, अंश और हर दोनों को गुणा कर दो, तो आपके पास अभिष्ट भागफल आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से सम्मिश्र संख्याओं का किया जाता है विभाजन। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 17 को। इसमें हमसे कहा गया है समिश्र संख्या 2 प्लस आयोटा बटे 3 माइनस आयोटा का मापांक ज्ञात कीजिए। तो हमें मापांक ज्ञात करना है इसका। तो पहले हम विभाजन करेंगे और हमें नई समिश्र संख्या मिल जाएगी। उस नई समिश्र संख्या को हम क्या करेंगे, मापांक ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि नई समिश्र संख्या हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आने वाली है। चलिए देखिए, जो दी गई समिश्र संख्या है वो है आपके पास 2 प्लस आयोटा बटे 3 माइनस आयोटा।
तो इस विभाजन के लिए आप क्या करेंगे, 2 + आयोटा/3 - आयोटा का गुणा कर देंगे किससे, इसके संयुग्मी से, यानी 3 + आयोटा से हम अंश और हर को गुणा कर लेंगे बच्चों। तो यह जाएगा, देखो 2 से गुणा करोगे तो 6 + 2 आयोटा, फिर आयोटा से गुणा करोगे तो 3 आयोटा + आयोटा स्क्वायर। हर में देखो a+b a-b, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो ये आ जाएगा, देखो 6 - 1 5 प्लस 5 आयोटा बटे 9 माइनस माइनस 1 कितना होगा बच्चों, 9 माइनस माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यह जाएगा 5 1 + आयोटा बटे में कितना बच्चों, 10, 5 से काट लेंगे तो यह जाएगा बटे में 2। यानी कि जो सम्मिश्र संख्या आपको मिली वो मिली 1/2 + 1/2 आयोटा। इसी का हमें मापांक निकालना है। तो अब हम निकाल लेंगे मापांक, लिखेंगे अब मापांक। मापांक बराबर क्या होता है बच्चों, मापांक निकालते हैं हम वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग का क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल। याद कीजिए सूत्र, मोड z बराबर क्या होता है, √a² + b² होता है बच्चों। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 + 1/4। कहने का मतलब ये 2/4 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया, 1/2 का मतलब 1/√2 अभिष्ट क्या आ जाएगा आपके पास, मापांक आ जाएगा। क्लियर। तो विभाजन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से दो हमने उदाहरण किए और दोनों ही इजी थे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है सम्मिश्र संख्याओं का विभाजन भी। चलिए आगे। अब बच्चों हम दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के गुण देखेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं गुणन में। तो देखिए सबसे पहले संवरक गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो जब हम सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करते हैं बच्चों, तो जो परिणाम होता है वो भी क्या होती है, एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। अतः हम कहेंगे कि यदि Z1 a+b आयोटा, Z2 c+d आयोटा दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो बच्चों उनका गुणनफल Z1 × Z2 भी एक क्या होता है, सम्मिश्र संख्या होती है। यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो गुणन के लिए क्या होता है, संवृत होता है, क्लोज होता है बच्चों। फिर देखिए दूसरा, क्रम विनिमय गुण। अगर Z1 और Z2 को आपको गुणा करना है तो परिणाम वही आता है जो Z2 और Z1 के गुणा से आता है। कहने का मतलब सम्मिश्र संख्याओं के गुणन में आप क्रम को बदल सकते हैं बच्चों। Z1 × Z2 बराबर होता है Z2 × Z1 के। हम लिखेंगे क्रम विनिमय गुणधर्म के अंदर, यदि Z1 a+b आयोटा और Z2 c+d आयोटा है, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं बच्चों, तो Z1 × Z2 Z2 × Z1 के बराबर होता है। यानी कि सम्मिश्र संख्याओं के जैसे हम योग में क्रम बदल सकते हैं, वैसे ही गुणन में भी क्रम बदल सकते हैं बच्चों। फिर देखिए अगला, साहचर्य गुण। ये गुण क्या कहलाता है बच्चों, ग्रुपिंग वाला गुण कहलाता है। यानी कि अगर आपके पास तीन संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं Z1 Z2 और Z3, और आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है Z1 Z2 और Z3 को, तो आप किसी को भी पहले गुणा कर सकते हो। आप Z1 को Z2 गुणा Z3 करके, इन दोनों को गुणा करके बाद में Z1 करोगे तो भी वही परिणाम आएगा जो Z1 और Z2 को गुणा करने के बाद में अंत में Z3 से गुणा करने पर आता है। ठीक है ना। तो तीन अगर सम्मिश्र संख्याएं गुणन में है तो किसी दो का ग्रुप बनाकर आप गुणा कर सकते हैं। यही है सम्मिश्र संख्याओं का साहचर्य गुणधर्म बच्चों। चलिए फिर देखिए अगला, गुणन के लिए तत्समक अवयव। जैसे योग के लिए तत्समक अवयव होता है ना, सम्मिश्र संख्याओं के योग के लिए तत्समक बच्चों हमने पढ़ा था 0 + 0 आयोटा। वैसे ही 1 + 0 आयोटा, कहने का मतलब जो ये विशुद्ध वास्तविक संख्या 1 है ना, यही सम्मिश्र संख्याओं के गुणन का क्या होता है, तत्समक। इसको हम बोलेंगे सम्मिश्र संख्याओं के गुणन का तत्समक क्या होता है, 1, जिसको हम क्या लिखते हैं, 1 + 0 आयोटा लिखते हैं बच्चों। आप नोट कर सकते हैं, सुनित्र सम्मिश्र संख्या Z1
ए प्लस बी आयोटा के लिए एक अद्वितीय समिश्र संख्या 1 प्लस 0 आयोटा का अस्तित्व होता है, ताकि ए प्लस बी आयोटा को 1 प्लस 0 आयोटा से गुणा करें या 1 प्लस 0 आयोटा को ए प्लस बी आयोटा से गुणा करें तो हमें पुनः क्या मिल जाए, ए प्लस बी आयोटा ही मिल जाए। ये 1 प्लस 0 आयोटा जो संख्या है ना बच्चों, समिश्र संख्या, इसे हम क्या कहते हैं, गुणन के लिए समिश्र संख्याओं का तत्समक अवयव कहते हैं। योग के लिए तत्समक क्या होता है, 0 प्लस 0 आयोटा होता है बच्चों। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए, अगला गुणधर्म देखिए, गुणात्मक व्युत्क्रम या प्रतिलोम का अस्तित्व। तो समिश्र संख्याओं के जो शून्यत्र समिश्र संख्याएं हैं बच्चों, उनका गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। यानी कि प्रत्येक समिश्र संख्या z के लिए एक और समिश्र संख्या 1/z होती है, और इन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या आता है, गुणन के तत्समक 1 प्लस 0 आयोटा के बराबर आता है बच्चों। ठीक है ना। देखिए, इसको लिखेंगे आप, गुणात्मक व्युत्क्रम एक ऐसी समिश्र संख्या है जिसको किसी दी हुई शून्यत्र समिश्र संख्या से के साथ गुणा करने पर गुणनफल कितना आता है, 1 आता है। हम कह सकते हैं कि z का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो 1/z होता है, जिसे हम बच्चों प्रतिलोम कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहते हैं बच्चों। योगात्मक प्रतिलोम हम क्या करते थे, z का जो योगात्मक प्रतिलोम होता था बच्चों, योग वाला, वो क्या होता था, -z, है ना। तो योगात्मक प्रतिलोम -z होता है, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/z होता है। चलिए आगे बच्चों, अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सुनिश्चित संख्या z जो कि a प्लस बी आयोटा है, a प्लस बी आयोटा के लिए हमेशा इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/b आयोटा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y के रूप में बाद में चेंज कर सकते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा करके, है ना। तो दूसरे शब्दों में प्रत्येक शून्य के अलावा जो समिश्र संख्या होती है a प्लस बी आयोटा के लिए एक ऐसी अद्वितीय समिश्र संख्या x प्लस वाई आयोटा का अस्तित्व होता है बच्चों, ताकि ताकि इनका गुणनफल किसका, a प्लस बी आयोटा और x प्लस वाई आयोटा का गुणनफल क्या हो, गुणात्मक तत्समक अर्थात 1 प्लस 0 आयोटा हो। यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा बच्चों। इन दोनों का गुणनफल करोगे तो ये आएगा, और ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस 0 आयोटा के बराबर होगा। हर एक शून्यत्र समिश्र संख्या का क्या होता है, प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का भी अस्तित्व होता है बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम का भी अस्तित्व होता है। देखिए, जब हम योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं तो हम वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के केवल चिन्ह चेंज कर देते हैं। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करता हूं बच्चों। देखिए, उससे पहले एक नियम और देख लेते हैं, एक गुण और देख लेते हैं बच्चों, जो कि क्या है, गुणन पर योग का वितरण। अगर आपके पास Z1 Z2 Z3 तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं और Z1 गुणा Z2 प्लस Z3 है बच्चों, तो आप इस गुणन को योग पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी ये बराबर होगा Z1 गुणा Z2 और प्लस Z1 गुणा Z3। यानी कि ये Z1 अंदर वाले दोनों के साथ क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। ये वैसा ही नियम है जैसा कि हम वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ते हैं गुणन का वितरण बच्चों। ठीक है, ये बात क्लियर। चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से अब देखेंगे बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 18 हमसे कहा गया है 2-4 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपल लिखेंगे हल में 2-4 आयोटा का गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1/2-4 आयोटा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2-4 आयोटा। अब हम देखो एक में भाग लगाना है 2-4 आयोटा का, और भाग कैसे लगाते हैं, भाग लगाने के लिए हम हर के संयुग्मी से अंश और हर को गुणा कर देते हैं। तो इसका संयुग्मी होगा 2+4 आयोटा। इससे आप अंश और हर को गुणा कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा। देखो, एक से गुणा करोगे तो 2+4 आयोटा आ जाएगा। अपॉन में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बच्चों, ये 4 है।
ठीक है, यू नहीं है, 4 है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये फाइनली हमारे पास आएगा, देखो क्या, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा बटे, बटे में देखिए क्या आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर, है ना। तो 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, देखिए उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये 1 प्लस 2 आयोटा अंदर बचेगा, अपॉन में देखो 4 प्लस 16 लिख दूं क्या, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली देखो 2/20 यानी कि 1/10, 1 प्लस 2 आयोटा ये आएगा, जिसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/5 आयोटा के रूप में भी। इस तरीके से आप गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, हमने सीखा बच्चों सम्मिश्र संख्याओं के पूर्णांक, उनका गुणा कैसे करते हैं, विभाजन कैसे करते हैं, साथ ही हमने गुणन के कुछ गुणधर्म भी देखे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।